Hello everyone, very warm welcome to all of you and welcome to the Perchum classes. So my name is Praveen Mishra and I am going to deal with the banking awareness, current affairs and everything related to it with you guys, right? So नाम याद रखिएगा, वापस से बोल देता हूँ मैं प्रवीण मिश्रा मेरा नाम है। आप लोगों के साथ मैं बैंकिंग अवेयरनेस की जो चैप्टर्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ में डील करेंगे, बट आज का हमारा जो एजेंडा है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। So guys, let's start with the monthly current affairs that is starting from the month of May 2024. Okay. So आज हम देख लेते हैं कि कितने important segments हैं हमारे पास. Okay, from the month of May itself ध्यान रखिएगा that this is what the whole scenario is for now. Okay, only and only we are dealing with what the month of May. That's it. Okay, not even more or less than that. Right? So May 2024, right? Okay. So what we have got on the bucket list? The first thing that is in front of our screens, that is here, RBI imposes monetary penalties on cooperatives bank. Okay. सो न्यूज क्या है? न्यूज है कि आरबीआई ने, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंकर्स बैंक जो है, उन्होंने कुछ पेनल्टीज लगाई हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कैन आरबीआई डू दैट? क्या आरबीआई सही में ये पेनल्टी लगाने का काम कर सकता है? तो ऑब्वियसली आंसर है यस। ओके, बिकॉज आरबीआई वर्क्स यस एज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो रेगुलेशन का तो इनका काम है ही, साथ ही साथ जैसा कि हमने बोला बैंकर्स बैंक। ओके, सो आरबीआई यहां पर सर्वेलेंस यानी कि काइंड ऑफ अ क्लास मॉनिटर आरबीआई इज वर्किंग। ओके, सो आरबीआई हैज गॉट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी इफ एनी बैंक is not compliance, okay, is not having any kind of a compliance or violating the compliance or violating the guidelines, not complying with the setbacks or sorry with the rules, okay, with the procedures given by RBI. Okay, so आइए देखते हैं पूरी दास्तान, पूरी न्यूज क्या है। So as what we can see here, firstly, which are the banks? देखो, आपके लिए अमाउंट याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके लिए याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से बैंक्स हैं जिन पर पेनल्टी इंपोज हुई है। तो एज यू कैन सी द नंबर ऑफ और द नेम्स ऑफ द बैंक। सो फर्स्टली वी हैव गॉट द राजकोट नगर सरकारी बैंक, इनके ऊपर 43.30 लाख का पेनल्टी लगा हुआ है। फिर उसके बाद से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, इनके ऊपर भी लगभग जो आप देख पा रहे हैं कि 5 लाख रुपीस का पेनल्टी है। फिर राजधानी नगर सहकारी बैंक समथिंग 5 लाख रुपीस, एंड देन वी हैव गॉट दी जिला सहकारी बैंक इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ओके, ओके, सो ऑल ऑफ दिस व्हाट वी कैन सी है ना, 4 से 5 लाख रुपए का पेनल्टी तो लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पेनल्टी किस पे लगा है? वो लगा है राजकोट नगर सहकारी बैंक के ऊपर। सो गाइस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, ओके, द होल सिनेरियो, RBI has imposed penalty on whom? Okay, these are the banks in front of you. We've got one more bank, that is District Cooperative Bank, okay, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन लगा है देहरादून के अंदर। ठीक, okay. So the first thing that we need to understand, there are 5 banks, okay, and the names are Rajkot, Kangra, Rajdhani, Sahkari, and the District Cooperative Bank that's in Dehradun. Okay, so this is the first thing that we need to understand. Moving forward to the next one. Why this penalty? है ना, पेनल्टी तो लग गई है, लेकिन अब क्यों पेनल्टी लगी हुई है, जरा उसको रीड कर लेते हैं हम लोग यहां पर। दिस इज फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ओके, फॉर नॉन कंप्लायंसेस विद द आरबीआई। ओके, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, आपने वो इंस्ट्रक्शंस नहीं माने। ठीक, फिर उसके अलावा आप देख पा रहे हैं रिगार्डिंग लोन्स, एडवांसेस, सेविंग बैंक अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, एंड दे डू सर्व एज द रिमाइंडर टू द बैंक्स that please adhere to the principles given by the boss, that is the RBI. You have to follow it either by hook or by crook. You have no other option, okay, because you are subordinated by the bank, that is RBI. Okay, so क्या क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम आती है विथ रिगार्ड टू लोन अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, ओके, या सेविंग्स अकाउंट्स। तो जिस तरीके से आरबीआई ने बोला था इनको रखने के लिए, एक प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, एक सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, वो इन्होंने नहीं किया। हेंस एज अ रिजल्ट व्हाट्स गोइंग ऑन? पेनल्टी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग,
आईसीआईसीआई बैंक को लेकर दूसरा न्यूज है हमारे पास. सो इट जॉइंस टॉप 5 कंपनीज विथ मार्केट कैप सरपासिंग ₹8 ट्रिलियन, नॉट डॉलर, सॉरी, 8 ट्रिलियन रुपीज. अभी देखते हैं पूरी कहानी को समझते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले. सी देयर आर फ्यू बैंक्स इन इंडिया, ओके, या वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी अगर हम बात करें तो जिनको जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि इंडिया के जो है कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, आरबीआई एक टर्म देती है टू बिग टू फॉल. ये ध्यान रखिएगा, ये आपको एवरी नाउ एंड देन आपके करंट अफेयर्स में ये टर्म मिलेगा, टू बिग टू फॉल. राइट, ये क्या होता है, इनके ऊपर क्या बोला जाता है कि ये बैंक्स या ये कंपनीज जो हैं अब ये इतनी विशाल, इतनी ग्रैंड हो चुकी हैं कि अब ये गिर नहीं सकती. दे विल नॉट कोलैप्स until and unless there is a market collapse. देखो, अगर मार्केट या इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन ये बैंक्स या ये कंपनीज इंडिपेंडेंटली कोलैप्स नहीं होने वाली. राइट, सो दिस इज व्हाट आईसीआईसीआई बैंक, इनकी जो एब्सोल्यूट कैपिंग है वो कितनी पहुंच चुकी है, यानी कि इनके जो असेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं 8 ट्रिलियन रुपीज. राइट, so let's see the whole news, see the whole scenario here, what's in front of us. So as you can see, it has become the second bank, only and only the second bank in India to cross the 8 trillion market. Okay, following the footsteps of whom? Yes, the HDFC Bank. It is one of those banks in India. Yeah, it is the first bank, private bank, which has been given the status or the title of too big to fall. Okay, yeah, the tag of too big to fall. तो पहला बैंक कौन सा हमारे पास? Yes, it is none other than the HDFC and followed by Industrial Credit and Investment Corporation of India, that is ICICI Bank. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके, सो यू कैन सी हियर द नेम. हमारे जो मोटा भाई हैं उनका नाम इसमें सबसे पहले आएगा, रिलायंस. कितना है? staggering 19.8 trillion rupees, obviously followed by Tata itself, that is 14 trillion rupees. Okay, अब उसके बाद आते हैं बैंक्स एंड द अदर कंपनीज. तो अगर आपको यह ध्यान रखना है कि इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए टॉप पे कंपनीज कौन सी हैं, तो ऑब्वियसली रिलायंस का आज की डेट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. आप देख पा रहे हो रैंक 1 पे रिलायंस अगर 19 ट्रिलियन पे है तो रैंक 2 पर हमारे पास टीसीएस 14 ट्रिलियन पे. तो 5 ट्रिलियन रुपीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप है. अगर बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का आप देख पा रहे हैं यहां पर कितना है. सो दे हैव गॉट नियर अबाउट 11.6 ट्रिलियन, राइट, ऑलमोस्ट. देन कम्स द आईसीआईसीआई बैंक एंड द अदर बैंक्स एज वेल विद 8 ट्रिलियन एंड अबव. ओके, सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में सबसे ऊपर कौन है? एचडीएफसी. और इसको जो है अभी फुटस्टेप इसके फॉलो कौन कर रहा है, यानी कि इसके जस्ट सेकंड रैंक पर कौन आया है? दैट इज आईसीआईसीआई बैंक. ओके, सो दिस इज अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट, स्टॉक परफॉर्मेंस एंड शेयर प्राइस टारगेट. अब हम देखते हैं कि आईसीआईसीआई ये चीज अचीव कैसे कर पाया. तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो टर्म आएगा दैट्स विद रिगार्ड टू द स्टॉक. सो इट हैज अ शेयर प्राइस touched by an all-time high of 1,163 rupees. Okay, with a significant gain of near about 4.72%. This is what the analysts they have to tell us. Okay, they are actually telling us कि इतना एक इनका एक staggering growth है 4.72% स्टॉक मार्केट में. ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट. Then further, JP Morgan in particular upgraded ICICI Bank, okay, in the upcoming financial year earnings per share, that is citing to near about 4%. तो यानी कि अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले इंडिविजुअल हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, ट्रेडर हैं, व्हाटएवर, तो आपके लिए इस वक्त एक बहुत अच्छी न्यूज है. और वो क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक्स के जो बैंक के जो शेयर हैं ये ऊपर जा रहे हैं. और इसको जो सर्टिफाई किया है ये है दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है जेपी मॉर्गन, जो टैगिंग या टैग्स या स्टेटस या स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराने का काम कर रही है कंपनीज को आज की डेट में उनके स्टॉक्स या उनके शेयर प्राइसेस रिलेटेड, राइट. सो 4.72% का एक जंप लिया है आईसीआईसीआई बैंक ने. और जो उनका प्रेजेंट शेयर रेट है, एक शेयर का रेट जो है वो अभी चल रहा है 1,163 रुपीज, राइट. ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट द हाइक इट इज दे हैव टेकन फॉर, right. So good news just for the traders, and if you are a student this is the current affairs for you, right.
So moving forward with regard to another news, that is FI. अब आपने घूमते टहलते फिनटेक कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा. फिनटेक दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज. जैसे आज की डेट में हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कंपनीज हैं, एडटेक कंपनीज हैं जिन्हें हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं. उस तरीके से फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं. ये फिनटेक कंपनीज का काम क्या होता है? दीज फिनटेक कंपनीज दे आर काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द सेक ऑफ लोन्स. जैसे आप अगर अपने प्ले स्टोर पे या अपने ऐप स्टोर पे अगर आप जाओगे और अगर आप वहां पर डालोगे पर्सनल लोन या लोन, ओके, मोबाइल लोन ऐसे करके अगर आप जो सर्च करते हो तो आपको एंड नंबर ऑफ एप्स मिल जाएंगे जिसमें से 95% अबव दे आर नॉन रेगुलराइज्ड, दे आर इनवैलिड, दे आर इलीगल एप्स. बट कुछ ऐसे 5-10% एप्स आपको मिलेंगे जो आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे और एट योर डोर स्टेप ओनली. इनका आपको कोई ऑफिस, कोई बैंक कहीं जाने की जरूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर कंपनीज लाइक रिंग, स्टैशफिन, धानी, etc., etc. There are n number of these are the regularized or the those banks which are certified or those NBFCs which are certified. तो ऐसे में एक कंपनी आती थी FI जो अब तक NBFC नहीं थी, लेकिन अब आप न्यूज पर देख पा रहे हैं यहाँ पे secures the NBFC license from RBI expanding the financial service offerings. तो ये क्या है? ये एक फिनटेक कंपनी है. एक सिंपल शब्दों में एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिनका ऐप डाउनलोड करके आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह अपलोड करके अपना जो है सैलरी प्रूफ वगैरह या अपना इनकम प्रूफ वगैरह जो अपलोड करके आप इनसे लोन ले सकते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट एफआई इज. नाउ दे हैव टेकन व्हाट द एनबीएफसी टैग. ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो इसके जो फाउंडर्स हैं, दे आर फाउंडेड बाय द फॉर्मर गूगल एग्जीक्यूटिव्स दैट इज नारायण एंड ग्वालानी इन 2019, which offers zero balance savings accounts first of all, investment accounts, payments and saving services. Further they do also provide some loan facilities as well. तो आप देख पा रहे हैं कि इनके जो फाउंडर जो हैं वो कौन है? They were the executives or the former employees of the Google. तो ये बताने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है ना कि आपको इस कंपनी का स्टैंडर्ड समझना है. आपको ये समझना है कि ये कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं, किसी स्कैमर के थ्रू बनाई हुई कंपनी नहीं है. एंड यू माइट बी फीलिंग लाइक कि सर आपका इसमें कुछ स्टेक्स है कि आप इसको ऐसे प्रमोट कर रहे हो. तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑनेस्टली आई डू नॉट know these people personally, neither I have any stakes in the FI company. Okay, this is just an information because these are the companies which are providing some good boost to the towards the liquidity of the economy or towards the strengthening of the economy. So we need to promote such type of companies first of all, right? So the license allows the fintechs, क्यों दिया जाता है ये license? Okay, to offer loans directly from their own books. मतलब if I am the company and I have been given the RBI license of a bank or a non-bank, that is NBFC, non-banking financial corporation, right? So in that case, what can happen, right? In that case, I can provide loans to my customers on my clients, right? Okay, so they can provide loans directly, which provides their assets, which actually establish their valuable assets. तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स के या बैंकिंग के टर्म में, ओके, जो लोन होता है ना, ओके, एनी काइंड ऑफ अ लोन इज लाइबिलिटी टू द लोनी. मतलब जिसने भी लोन ले रखा है ना, इट इज द कस्टमर और द क्लाइंट वॉट एवर. ओके, सो कस्टमर या क्लाइंट के लिए ये हमेशा सिंपल शब्दों में एक लाइबिलिटी रहता है. लेकिन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बैंक या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए जो लोन है वो एक असेट होता है. ओके, सो फॉर अस इट माइट बी, इट नॉट माइट बी, इट इज अ लायबिलिटी, बट फॉर द बैंक्स और एनी काइंड ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इट इज एन असेट. नाउ व्हाई? बिकॉज थ्रू दिस लोन दे अर्न इंटरेस्ट. ओके, with the help of this loan they do earn what? They do earn interest, simply, that's it. Okay, so moving forward, NBFC. So what do they stand for? NBFC, so they stand for non-banking financial corporation. Okay, so it's simply what you can understand from this definition here. Okay, so it is what? Non-banking financial corporation or a company, institution that offers various banking services like whatever, okay, the loans, advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities,
issued by government or local authorities, etc., etc. Okay, so they do work exactly like a bank. Okay, but they are not exactly the bank. अभी बोलोगे सर ये क्या है? They work like a bank, but they are not a bank, है ना? तो ये तो मतलब कोई ऐसा इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है. सो ये इक्वेशन अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. ये मैं कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहूंगा, ओके, कि आप क्या समझते हैं, और जरूर देखना चाहूंगा मैं कि आप एनबीएफसी और बैंक्स के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे देते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि एग्जाम पास आ रहा है, तो ऑब्वियसली इतना बेसिक पढ़ाई तो जरूर हुई होगी, राइट? सो ये अब आप बताओगे मेरे को, दैट इज यू हैव टू डिफरेंशिएट between a bank and a non-bank, okay, non-banking financial company, institution and so on, right? So this is what you have to do. अब देखो कुछ चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, okay? So they do go ahead with every type of banking activity, but they does not include any institution whose principal business is that of agricultural activity or any kind of industrial activity. तो जो एनबीएफसीज हैं उनको कम से कम दो चीजों से बहुत दूर रखा जाता है. वो कौन कौन सी हैं? किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है एनहांस करने, जो है उसमें किसी भी टाइप का इनपुट देने या आउटपुट लेने से, और दूसरा एग्रीकल्चर. ओके, सो दीज आर द टू पैरामीटर्स फ्रॉम वेयर एनबीएफसीज दे आर केप्ट क्वाइट अवे, दैट डू नॉट इंटरफेयर हियर. ओके, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, नॉट परमिटेड, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज, द यस बैंक. ओके, यस बैंक जिनकी आदत है एवरी नाउ एंड देन जो है सुर्खियों में रहने की, लाइमलाइट में रहने की. सो आइए बात करते हैं अभी क्या दे रहे हैं ये हमें, अभी क्या ऑफर कर रहे हैं. सो यस बैंक कोलैबोरेट्स विद A&Q, अ कंपनी, एंड दे हैव लॉन्च्ड द पाई एंड फाई क्रेडिट कार्ड्स. दैट इज काइंड ऑफ अ डिजिटल एंड फिजिकल पेमेंट सॉल्यूशंस. ओके, तो डिजिटल कौन सा इसमें से और फिजिकल कौन सा इसमें से, आइए बात करते हैं. सो A&Q एक दूसरी कंपनी है, ओके, जिसके साथ अभी टाई अप किया है किसने? हमारे यस बैंक ने. ओके, और ये जो यस बैंक और A&Q है, दोनों मिलकर किस टाइप के जो है कार्ड्स प्रोवाइड करा रहे हैं हमें? पाई एंड फाई. फाई दैट इज PHI, नॉट FI और FY, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो पाई एंड फाई क्रेडिट कार्ड. सो व्हाट आर दे? ओके, सो की फीचर्स, व्हेन टॉक अबाउट की फीचर्स, सो फर्स्टली, as you can see, digital only convenience, so seamless credit transactions on UPI for domestic purchases, no joining fee, कोई भी ऐसा joining fee नहीं रहेगा आपको. उसके अलावा आप जितना यूज करेंगे यूपीआई पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, आपको उस पर रिवॉर्ड्स मिलता रहेगा. फिर रिवॉर्ड्स और इनहैंस होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपना जो है रिवॉर्ड्स को यूज करते जाएंगे, वो रिवॉर्ड्स और इनहैंस होते जाएंगे. फर्दर, जो भी आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन किया है पाई या फाई कार्ड से, उसको आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट एवरीवन? सो दिस इज द best opportunities for those, okay, best opportunity, best and best opportunity for those who are trying to comply with any kind of a credit card. Okay, तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या यूजर हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत गुड न्यूज है, बिकॉज जो आप फैसिलिटीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपने आप में यूनिक हैं. ओके, ऑब्वियसली दे आर यूनिक इटसेल्फ बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सम वेरी लेवरेजिंग फैसिलिटीज, राइट? सो the key features of the FI credit card. What is this? Domestic and international usage. तो FI जो है वो फिजिकल से आ रहा है, जिसका आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूजेज भी ले सकते हैं. वंस अगेन, नो जॉइनिंग फी. एडिशनल पर्क्स में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा है, और उसके अलावा 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन सिलेक्टेड कैटेगरीज फॉर स्पेंड्स ऑफ ₹200 एंड अबव. ठीक, तो चलो इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं पाई और फाई क्रेडिट कार्ड्स की. ठीक, तो इन दोनों के ही अंदर ना जो कॉमन चीज है उसकी बात कर लेते हैं. तो जो पाई है, PI, वो मेरे डोमेस्टिक यूजेज के लिए है. जो फाई है वो मेरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों यूजेज के लिए. ज्वाइनिंग फी दोनों में नहीं लगनी, फिर उसके अलावा ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मुझे दोनों में मिलना है. तो इतना सा बेसिक फैक्टर आराम से याद रख सकते हैं हम, और इतनी ही चीजें याद रखने की जरूरत भी है. ओके, सो पाई फाई. पाई क्या है? डोमेस्टिक. ओके, फाई क्या है? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. ज्वाइनिंग फी दोनों में है, किसी में नहीं है. ठीक, जो रिवॉर्ड्स हैं वो किस में मिल रहे हैं? दोनों में मिल रहे हैं.
अब जो इंटरनेशनल वाला है, दैट इज वी टॉक अबाउट जस्ट द फाई. Obviously, this FI credit card will provide me the international airport lounge access as well. That if I'm from India, I have went to some another foreign territory, and in that foreign country, I have to take the access of the airport lounge. Right, my flight is delayed or after some time, and I have reached the airport early, so I have got the access of the airport lounge there. But in my country, okay, let's say for example, I have got the membership, okay, in my country only. So what will I do if I'm there into some another country? So if I'm having that FI card, okay, I can also access the international airport lounges. Okay, so this is what the differences are. Okay, so the PI card क्या है? Digital only. और FI card क्या है? Digital as well as physical, और ये domestic और international दोनों के लिए. फिर उसके अलावा नो ज्वाइनिंग फी, यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर सकते हैं. सारी चीजें हमने अभी हाल ही में डिस्कस करी है. ओके, तुरंत, जस्ट अ मिनट बैक, राइट. सो अब इसको आप एक चीज बस यहां पे ध्यान रखना है, व्हेन वी टॉक अबाउट फाई. ओके, तो इसको एम्पावर किसने किया है? सो इट्स एम्पावर्ड बाय मास्टर कार्ड नेटवर्क. ओके, सो लिटरली इट इज, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, द फाई कार्ड इज एम्पावर्ड बाय विच क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और विच बैंक नेटवर्क ग्लोबली? सो द करेक्ट आंसर विल बी द मास्टर कार्ड. ओके, जैसे हमारे पास होता है ना रुपे, मास्टर कार्ड. ओके, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है फाई, दैट इज टुवर्ड्स द मास्टर कार्ड. ओके, so moving forward towards the next one. So we got no झंझट life insurance, that is फटाफट life insurance. और ये किसने दिया है हमें? ये दिया है हमारे once again the too big to fall with 11 point something trillion of the market capitalization, that is yes, HDFC Bank once again, right? So what you can see here, no झंझट life insurance, that is फटाफट life insurance campaign, which aims to simplify and expedite लाइफ इंश्योरेंस परचेजेस थ्रू एन इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो देखिए, बस एक टर्म ध्यान रखना है, नो झंझट फटाफट. ये जो टर्म है ये आपको किसने दिया है? ये दिया है आपको द HDFC बैंक. ओके, दैट्स इट. अब आगे देखते हैं इसके अंदर प्लस पॉइंट्स मुझे क्या मिल रहे हैं. तो सीमलेस ऑनलाइन एक्सपीरियंस, और उसके अलावा इंश्योरेंस फॉर ऑल मिशन 2047 को ये इनहैंस करता है, इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाता है, स्विफ्ट और स्मूथ फंक्शनिंग दे रहा है. राइट, सो एज यू कैन सी देयर इज अ मिशन. ओके, मिशन का नाम क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. देखो प्रॉब्लम क्या है ना हमारे यहाँ, खासतौर पे इंडिया के अंदर, वी डू नॉट कंसीडर इंश्योरेंस अंटिल एंड अनलेस हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाता ना, तब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना जरूरी है. अब ये इंश्योरेंस आज की डेट में आपकी बॉडी का इंश्योरेंस तो होता ही है, घर का इंश्योरेंस है, आपके मोबाइल फोन का तक इंश्योरेंस आ गया आज की डेट में, गाड़ियों का इंश्योरेंस तो हमेशा से चला आ रहा है. So as you can see, if you are buying any mobile phone today, if it is costing like 20,000, 30,000 and above, तो आप उसका भी इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर वो खो जाता है या उस पर कोई डैमेज आ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर. घर का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस तो होता ही होता है. अब उसमें क्या देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस आ गया है. ओके, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है हमारे पास, जिसे बोलते हैं ना LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. लेकिन उसके अलावा अब हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो मुझे मेरा हेल्थ इंश्योर करके दे रही है कि अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं और अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो जो भी मेरे मेडिकल बिल्स होंगे मेरे इंश्योरेंस प्लान के मुताबिक वो वहां पर एडजस्ट कर दिए जाएंगे, मुझे अपनी जेब से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेम गोज विथ दी व्हीकल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वॉटएवर. अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, गॉड फॉरबिड उसमें एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, राइट, तो अगर किसी के लाइफ को या बॉडी को नुकसान पहुंचा है तो वहां तो इंश्योरेंस मिल ही रहा है. साथ ही साथ जो व्हीकल है उसके भी जो डैमेज उसको भी इंश्योरेंस मिल रहा है. लेकिन ये बहुत कम लोग ले रहे हैं. लाइक व्हीकल इंश्योरेंस तो एक ऐसी चीज है जो मैंडेटरी है. हमारा जो RTO है, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्होंने व्हीकल को तो एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट दे रखा है कि नहीं, यहां तो व्हीकल का तो इंश्योरेंस होना ही होना है और एल्स आपका चालान कट रहा है. लेकिन हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसके लिए आज तक कोई भी लॉ नहीं है. और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है हर एक इंडियन के हो, लेकिन हर एक इंडियन 10 में से 5 इंडियंस जो हैं इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं. तो इसीलिए क्या मिशन आया है 2047 इंश्योरेंस for all. So through initiative like No Jhanjhat, okay, Fatafat campaign, HDFC Life reaffirms its commitment to get insurance for everyone by 2047. ठीक है, तो ये इनका जो एक अपना एजेंडा रहा है. So as you can see the next headline, RBI revises guidelines for banks capital market exposure in T+1 settlement. ठीक है, अब दिमाग में सबसे पहले आ गया होगा भाई ये T+1 सेटलमेंट क्या है, और आरबीआई ने जो है
इसमें क्या चेंजेस लाए हैं, क्या मॉडिफिकेशन लाए हैं। तो आइए पहले पूरी न्यूज देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है। सो इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ T+1 सेटलमेंट फॉर स्टॉक्स, द RBI हैज अपडेटेड द गाइडलाइंस for the banks regarding the issuance of IPCs. Now what is IPC? Irrevocable payment commitments. Irrevocable payment commitment as in, like for example, आपने किसी इंसान से 100 रुपए लिए और आपने उसको बोला कि ब्रदर सिस्टर ऐसा है, ये जो 100 रुपए मैं आपसे ले रहा हूं या ले रही हूं, ये मैं आपको विद इन 24 आवर्स पे करते हैं, ठीक है, ओके, दैट्स योर कमिटमेंट। बट व्हाट इफ यू डू नॉट, ओके, 24 आवर्स बाद वो इंसान आपसे अपने बोलता है कि यार वो मेरे 100 रुपए रिटर्न कर दो, आप कहते हो यार अभी तो आए ही नहीं, मेरे पे है नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप कुछ भी एक एक्सक्यूज दे देते हो। सो इन दैट केस वो जो इंसान है जिसने 100 रुपए दिए हैं वो तो बेचारा फंस जाता है कई बारी। सो ऐसे में बैंक्स के साथ या जो है कंपनीज टू कंपनीज जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल व्हाटएवर, तो ऐसे में यहां पर कोई भी एक्सक्यूज ना आए, तो इसको एक्सक्यूज को एलिमिनेट करने के लिए एक एलिमेंट जो है, एक मशीनरी लेकर आते हैं जिसका नाम होता है आईपीसी। आईपीसी दैट इज इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट, कि अगर बोला है 24 आवर्स 48 आवर्स व्हाटएवर आपने जो टाइम दिया है कि उसमें पेमेंट कर देंगे तो करना ही पड़ेगा, और else it will be considered as the violation of the guidelines and then further proceedings will take place, right? So IPC अभी हम किसके लिए लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं T+1 के लिए, and under these revised guidelines the custodian banks, those who are issuing the IPCs, will be subject to a maximum intraday risk. Intraday risk मतलब same day risk, okay, considered as a capital market exposure capped at 30% of the settlement amount. तो अगर जो मेरा अमाउंट है, ओके, वो अगर मेरे कैपिटल से 30% इनहैंस कर रहा है, ओके, एज यू कैन सी हियर, ओके, विल बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क कंसीडर्ड एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर दैट इज इन शॉर्ट नोन एज CME, कैप्ड एट 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। तो अगर लेट से 100 रुपए का रखा है तो 100 रुपए का 30% हो जाता है ऑब्वियसली ₹30, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा CME दैट इज कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। तो इसके लिए आईपीसी और T+1 इस एक मिनिमम 30% कैपिंग के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू दी फर्दर ऑफ द पॉइंट्स, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, 30% जो है रिस्क लिमिट है, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ a 20% downward price movement of equities on T+1 with an additional 10% margin for further downward price movement. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, ओके, इट हैपेंस दैट 20 and 10 ये दो चीजें रखी गई हैं, 20 डाउनवर्ड्स, ओके, या 10 डाउनवर्ड्स, कुछ भी चला जाता है तो ये टोटल मेरे पास हो रहा है 30, ओके। सो मुझे इतना ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस 20 नीचे चला जाए चाहे 10 नीचे चला जाए, ओके, ये मेरा जो कैपिटल रहेगा, जो CME रहेगा, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, वो हम 30 पर ही रखेंगे, ठीक है। एक हमने मार्जिन रखा है 20 और 10 प्लस माइनस, जैसे हम बोलते हैं ना परसेंटेज, भाई इस बारी कितना आएगा एग्जाम में, आपने बोला कि 80% आएगा, तो एग्जैक्ट 80%, तो 10 प्लस माइनस रख लेते हैं कि 10 ऊपर भी जा सकता है और 10 नीचे भी आ सकता है। सो दिस इज व्हाट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट, ओके। और ये किस पर है, ये सिर्फ और सिर्फ है T+1 पे, ओके। T+1 टाइम +1 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, आइए उस पर बातचीत करते हैं, ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर IPC इश्यूएंस, कैसे किसी कंपनी को IPC या किसी बैंक को IPC दिया जाएगा, ओके। So only and only the custodian banks with agreements granting them, okay, with an inalienable right over securities for settlement payouts are permitted to issue IPCs. जो भी कस्टोडियन बैंक है जिसने सिक्योरिटीज जो है रिलीज करी हैं या फंड्स रिलीज किया है, सिर्फ और सिर्फ वो ही IPC दे सकता है, and IPC cannot be guaranteed by any secondary or third person or fourth organization or whatever, right? So this is what we need to understand, right? Okay, so what you can see the further, unless transactions are pre-funded, firstly rupee funds must be available in the customer's account, or in the case of foreign exchange deals the bank's nostro account
must be credited before the IPC issuance. Okay, so एक जैसे ना escrow account होता है, एक vostro account होता है. तो इतना देखो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखा है. सर आपने तो एक सांस में पढ़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, अभी सिंपल कर देते हैं इसको. escrow account या nostro account. Okay, what it is? It is a type of an account that me as an individual or bank, whatever, for example, okay, possess it with itself. Okay, and I just provide guarantee. ठीक है, ये क्या है? एक गारंटी अकाउंट है. यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैंने किसी से भी पैसे लिए हैं तो मैं ना उसको अपना नॉस्ट्रो अकाउंट दिखा सकता हूं, है ना, कि भाई देखो ऐसा है, मेरे इस अकाउंट में तो इतना पड़ा ही है ना, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट रिलैक्स. ओके, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट तो है ही, या मेरा एस्क्रो अकाउंट तो मेरे पास है ही. ओके, सो दैट इज काइंड ऑफ अ गारंटी विच आई रिप्रेजेंट एज अ बायर. ओके, सो अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि सिर्फ और सिर्फ जो कस्टोडियन बैंक्स हैं जिन्होंने एग्रीमेंट ग्रांट किया है वही आईपीसी इश्यू करेंगे, और कोई भी दूसरी तीसरी पार्टी आईपीसी इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. T+1. What is this T+1 now? So T+1 refers to the settlement cycle for security transactions in finance. When you buy or sell a security such as stocks or bonds, there is a period between the trade date and the settlement date, where n represents the number of days after the trade. So हमने क्या रखा है यहाँ पे? T+1, which means the transaction settles 1 business days after the trade date. जैसे कि for example, अब इसमें एक चीज सबसे पहले हाईलाइट करनी है हमें, बिजनेस डे. अगर बीच में ऑफ है, हॉलीडे है, तो नहीं जुड़ेगा. तो T+N किसे कहते हैं? सो T हो गया क्या मेरा? दैट इज टाइम, प्लस N, जैसे कि T+1 है हमारे पास. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट T+1. सो यानी कि ट्रेड डे +1 बिजनेस डे, ट्रेड +1 बिजनेस डे. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्सडे को कोई एक जो है स्टॉक में जो है ट्रेड किया, और मेरे को इसका पेमेंट क्लियर करना है. तो मेरे को जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है T+1, लेकिन क्या ध्यान में रखना है? T+1 बिजनेस डे. अब ये थर्सडे को था, लेट्स से फ्राइडे कोई एक फेस्टिवल पड़ गया, सैटरडे, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे बैंक बंद, संडे बैंक बंद. ठीक, तो अब जो मेरा 1 आएगा वो ना तो फ्राइडे होगा, ना सैटरडे होगा, ना संडे होगा. मंडे यानी कि जो भी नेक्स्ट डे बिजनेस जो है चालू हो रहा है, यानी कि बैंक खुल रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बैंक खुल रहे हैं मंडे को, राइट. तो मेरा जो 1 है वो कब आएगा? वो आएगा ऑन मंडे. ओके, दैट इज जो बीच का फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो छुट्टी में गया है वो कैलकुलेट नहीं होगा एट एनी कॉस्ट. ओके, सो T+1 इट्स अ टाइप ऑफ अ वेवर टाइम given to the person or the institution to settle the payment. Okay, that's it. अब इसी के लिए क्या लेकर आई है आरबीआई? That is the IPCs, है ना, कि ये irrevocable हैं. आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कमिटमेंट है वो पूरा होना चाहिए, or else the further proceedings could take place, right? So the next news, enhancing global commerce opportunities, Yes Bank and E-Bank's partnership. ओके, येस बैंक और ई बैंक ने जो है, ई बैंक्स ने एक पार्टनरशिप किया है. किसके लिए किया है ये ध्यान में देख लेते हैं. अ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, दैट इज येस बैंक, इज कोलैबोरेटिंग विद ई बैंक्स, EBANX, फॉर दिस इज व्हाट, अ ग्लोबल फिनटेक फर्म वंस अगेन, स्पेशलाइज्ड इन पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर emerging markets. Okay, and what they are now going to do together, they aim to provide a comprehensive range of scalable payment solutions to their merchants, facilitating seamless cross-border transactions and providing the other global transaction platforms as well, right? So Yes Bank वापस से न्यूज में आ रहा है. अभी आप पहले इसको न्यूज में देख चुके हैं, अभी फिर से एक बार ये और ये न्यूज में आने वाला है. ठीक है, अभी क्या है, इनका टाइप किसके साथ हुआ है? ई बैंक्स. ओके, किसके लिए हुआ है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्मूथ एंड सिल्की ट्रांजैक्शंस, स्मूथ एंड एनी हर्डललेस और ऑर्डलेस ट्रांजैक्शन. Okay, that is Yes Bank and E-Banks. So what is the whole news? Okay, अगर आप बस ये चीज समझना चाहते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है रेफर किया जाएगा. So
Yes Bank crafted its proposition to suit the unique dynamic of Indian market, providing a range of local payment methods such as UPI and locally issued cards. तो आप अपने UPI, अगर आपका जो येस बैंक का जो कार्ड है, ओके, जिसे हम येस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इसको अगर आपने UPI के साथ मर्ज कर रखा है, ओके, so you can use this UPI and your Yes Bank credit card or any kind of a debit card or any kind of the security that you have from the Yes Bank in the international transactions as well. That's it. इतनी सी बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, राइट? सो लेवरेजिंग कहां से मिल रहा है हमें? ई बैंक, जो कि अपने आप में एक ग्लोबल एक्सपीरियंस रखता है, किसके टर्म में? इन दी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और दी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. सो न्यूज बस इतना याद रख लीजिए आप. यस बैंक कोलैबोरेशन विथ e-banks, okay, Yes Bank in collaboration with e-banks, okay, for the sake of what? For the sake of international transactions, okay. So Yes Bank, जैसे कि मैंने बोला था बिगनिंग में ही कि इनको बहुत आदत है जो है हेडलाइन में बने रहने की, तो आगे फिर बने रहेंगे, ओके. सो इससे पहले हमारे पास एक दूसरी हेडलाइन है, और वो क्या है? विथ रिगार्ड टू वंस अगेन RBI, ओके, हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू QMF, दैट इज क्वांट म्यूचुअल फंड, टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन द RBL बैंक by 9.98%, okay, to 9.98% by May 12, 2025, okay. तो पूरा न्यूज क्या है? द अप्रूवल क्या है? सब्जेक्ट टू कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. ये तो हमें ध्यान में रखना ही रखना है. लेकिन न्यूज क्या है? न्यूज है विथ रिगार्ड टू अ म्यूचुअल फंड जिसका नाम है क्वांट, द क्वांट म्यूचुअल फंड. आरबीआई ने इनको 12 मई 12 मई 2025 तक का एक टाइम दिया है. इनके पास आरबीएल बैंक के जो स्टेक्स हैं, इसे ये एनहांस करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं. कितने तक? 9.98% तक, ओके. सो क्वांट एमएफ को आरबीआई ने अगले, आप समझ लो, एक साल का टाइम दे रखा है कि भाई अगले एक साल तक आप आरबीएल से 9.98% तक का स्टेक्स अगर आप लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो ले सकते हैं. तो पूरी न्यूज क्या है? 9.98% नहीं, न्यूज है आरबीआई ने परमिट दिया है. किसे दिया है? क्वांट MF, दैट इज क्वांट म्यूचुअल फंड. बस इतना याद रख लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है. तो पूरी न्यूज यहां पर आपके सामने है. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि क्योंकि अब आप एक बैंक हैं, तो आपका जो कंसिडरेशन होगा वो एक एक्ट के थ्रू होगा, और उस एक्ट का नाम होगा द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ओके, राइट, ओके. सो दिस इज द होल सिनेरियो. बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इसमें कुछ स्ट्रेस लेने जैसा नहीं है. तो ध्यान में क्या रखना है? कौन से रेगुलेशन एक्ट को ध्यान में रखना है? क्योंकि आप एक बैंक का स्टेक्स खरीद रहे हैं, तो दैट इज व्हाट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. 9.98%, ऐसा ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. 12 में 2025, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ओके. लेकिन हाँ, किसको जो है अथॉरिटी दी गई है अपने जो है स्टेक्स को बढ़ाने के लिए, तो उसका नाम है क्वांट एमएफ, दैट इज क्वांट म्यूचुअल फंड्स, ओके. So moving on to the next headline for the day, the next news, that is SBI goes ahead with surety bond बीमा, okay. तो SBI ने अपना एक अलग बॉन्ड निकाला है, और इस बॉन्ड का नाम क्या है? श्योरिटी बॉन्ड बीमा. फॉर द सेक ऑफ व्हाट? टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक. तो सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा किसका है? ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके. तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है. अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? तो ऑब्वियसली हमने जैसे यहां पे टर्म लिया ना, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वी नो इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, और हमारा ये जो डेवलपिंग नेशन है, ये एवरी नाउ एंड देन हम क्या देख रहे हैं कि कहीं हाईवेज, कहीं फ्लाईओवर्स, कहीं सबवेज, तो कहीं कोई ना कोई बिल्डिंग, ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं. तो ऐसे में इनको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट होने के लिए जितनी जरूरत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उतनी जरूरत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है. तो इस एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमारे पास क्या एसबीआई लेकर आई है? दैट इज सिक्योर या श्योरिटी बॉन्ड बीमा, ओके. सो व्हाट इज द फर्दर प्रोविजंस ऑफ दिस? एज यू कैन सी, द प्रोडक्ट डेवलप्ड इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स विजन टू अपस्केल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच ऑफर्स व्हाट? प्रोटेक्शन, सिंपल शब्दों में guarantee against breaches by the contractors during either the bidding or during the time period of the delivery, ठीक है.
तो कभी ऐसा हो जाता ना कि कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे एडवांस तो ले लिया, लेकिन मेरे को और बोला कि भाई आपको 6 महीने के अंदर आपका फ्लैट या आपका घर मिल जाएगा। 6 महीने बाद जब मैं जाता हूं तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि अरे साहब अभी तो और टाइम लगने वाला है। तो ऐसे में मैं तो लटक जाता हूं, राइट। तो यहां पर वंस अगेन जस्ट लाइक द नॉस्ट्रो एंड द एस्क्रो, ओके, एक सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा कौन लेकर आता है? एसबीआई। कि भाई कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर ये बॉन्ड लीगली बाइंडिंग रहेगा, है ना, कि आपको चाहे कैसे भी इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को फॉलो करना है कि 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, आपने जो भी कमिटमेंट दिया है उसके अंडर आप अपने कस्टमर्स को जो प्रॉमिस करके आए हो, जो भी कमिटमेंट देके आए हो, वो फुलफिल करो, ओके, एंड विथ क्वालिटी एज वेल। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाकर दे दिया, ओके। सो सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा कौन लेकर आ रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। तो इसके अंदर देखिए दो वेरिएंट्स हैं, यानी कि दो इसके जो है कंडीशंस हैं, वेरिएशंस हैं। एक है कंडीशनल बॉन्ड, दूसरा है अनकंडीशनल बॉन्ड। कंडीशनल बॉन्ड के अंदर क्या आता है? पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेनिफिशियरी अपॉन क्लेम व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। फर्स्ट थिंग क्या है? पे द स्पेसिफाइड सम टू हुम? टू द बेनिफिशियरी, ओके, व्हेन द स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट, दैट्स इट। फिर दूसरा है अनकंडीशनल बॉन्ड्स। वो क्या है? अलाउ द बेनिफिशियरी टू क्लेम द मनी विथ मिनिमल कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन में फिट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि ऐसा ऐसा आपको जो हम दे देंगे अगर हम अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए तो। दूसरा है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल क्या है? जो कंज्यूमर है यानी कि जो बेनिफिशियरी है वो खुद कंडीशंस रख देगा कि मेरे को मिनिमम इतना इतना जो है XYZ आप इतना पे करिए, या इतना जो है आप मुझे जो है एक कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराइए। ओके, सो कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ये दो वेरिएंट्स हैं किसके? दी सिक्योरिटी बीमा बॉन्ड के अंदर, ठीक है, या श्योरिटी बीमा बॉन्ड के अंदर हमारा एसबीआई ने जो प्रोवाइड कराया है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एज यू कैन सी द एश्योरेंस टू द प्रोजेक्ट ओनर्स। ये प्रोजेक्ट ओनर्स के लिए एक एश्योरेंस है कि डोंट वरी, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। आपका पैसा जहां पर भी लगा है आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, बट एश्योरिटी पूरी रहेगी। दिस इज व्हाट दिस होल सिक्योरिटी बीमा या सिक्योर बीमा बॉन्ड जो है बोल रहा है। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज विथ रिगार्ड टू एचएसबीसी। ओके, अब एचएसबीसी ने एक बहुत खूबसूरत चाल चली, वो है गिफ्ट, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये जो हमारा जो गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर बना हुआ है, उसके स्टेक्स खरीदे हैं। किसके साथ मिलकर? एसबीआई के साथ मिलकर। कितने? 6.125%। और उसके लिए पैसा कितना खर्च किया दोनों बैंक्स ने इंडिविजुअली? 6,125 करोड़ इंडिविजुअली। ठीक है, तो अब 6.125% वंस अगेन 6,125 करोड़ वंस अगेन, दे आर नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। वरीड अबाउट इज कि ये गिफ्ट किस चीज का नाम है, ये गिफ्ट किसे कहते हैं। ओके, सो एज वी कैन सी अहेड दिस होल न्यूज। ओके, सो एचएसबीसी ने एसबीआई के साथ मिलकर ये खरीद लिया, ठीक है, 6.125 करोड़। ओके, दैट्स फाइन, बट अब आगे की कहानी। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ओके, गुजरात का जो हमारा कैपिटल है दैट इज गांधीनगर, वहां पर इसको बनाया गया है। इसके अंदर एक SEZ भी तैयार किया गया है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि IFSC वो बैंक वाला नहीं, ओके, वो बैंक का कोड अलग है, ये IFSC अलग है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी कि DTA के साथ काम करता है। अब ये सारे टर्म्स हैं, तो गिफ्ट सिटी तो आप समझ गए। ओके, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस फिनटेक सिटी, दैट्स इट। ओके, ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये क्या है? तो ये एक प्लेटफॉर्म है दुनिया भर के सभी इन्वेस्टर्स के लिए। देखो पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि भाई यहां आप आइए, ठीक, हमारे साथ काम करिए, आप इतना इतना पैसा लगाइए, आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट। बस इतनी सी बात याद रख लो। IFSC क्या है? IFSC सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना। जैसे आपके पास बहुत सारे एप्स अवेलेबल होंगे, अगर आप स्टॉक्स में शेयर्स में स्टॉक्स में जो है आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो जो ऐप है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको और उन स्टॉक्स को जोड़ता है। तो उसी तरीके से IFSC क्या है? IFSC भी एक प्लेटफॉर्म है
जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और वो कहां दे रहा है फिलहाल इंडिया में, वो दे रहा है गांधीनगर, दैट इज विथ रिगार्ड टू द गिफ्ट सिटी। ओके, फिर उसके अलावा अगर आप देख पाओगे यहां पे आईएफएससी वंस अगेन यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर व्हाट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द इंस्टीट्यूशंस, ओके, इन द इंटरनेशनली in the international domain as well as the domestic domain. ओके, तो फिलहाल अभी हम कहां की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आईएफएससी सिंपली मींस, ठीक है। तो एचडीएफसी ने पैसा लगाया, एसबीआई ने पैसा लगाया, लेकिन आपको टर्म क्या मिल रहा है, गिफ्ट सिटी का टर्म मिल रहा है, आईएफएससी का टर्म मिल रहा है। ओके, then once again the very next bank which is now the almost I guess it is the fourth time in news for today. यस बैंक क्या लेकर आया अपने कस्टमर्स के लिए, यस बैंक लेकर आया है यस ग्रैंड्योर। अब यस ग्रैंड्योर किस चिड़िया का नाम है? सो अगर आप एक यस बैंक के कस्टमर हैं और आपका मंथली जो सेविंग्स अकाउंट है यस बैंक के अंदर, उसमें 5 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर होता रहता है, ठीक है, तो आप यस ग्रैंड्योर सर्विसेज के लिए जो है एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। या आपका ओवरऑल असेट किसी भी टाइप का एफडी, स्टॉक वगैरह वगैरह अगर यस बैंक के साथ है, तो भी आप यस ग्रैंड्योर सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। अब ये यस ग्रैंड्योर सर्विसेज की एलिजिबिलिटी तो हम समझ गए, लेकिन इससे मुझे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा मुझे कि मुझे अपना एक पर्सनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दे देगा यस बैंक, कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा अपने इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सिस्टम से, या किसी भी एक पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम से, तो मेरे पास एक डेडिकेटेड जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। मुझे इसमें बहुत सारे ऐसे कूपन्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से मैं बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ओके, इन सबको जो एक्सेस कर सकता हूं। वंस अगेन इट विल प्रोवाइड मी द इंटरनेशनल लाउंजेस ऑन द एयरपोर्ट, जो मुझे फाई कार्ड भी दे रहा था, और ये मुझे यस ग्रैंड्योर भी दे रहा है, मुझे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है दोनों ही एयरपोर्ट लाउंजेस वो प्रोवाइड करा रहा है, ठीक। तो यस ग्रैंड्योर के अपने बहुत फायदे हैं। क्रेडिट कार्ड पे इसमें जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, जो सर्विस चार्ज है वो भी बहुत कम है। Hence, as a result, grandeur, that is, if I'm a grand customer having 5 lakhs and above monthly in my savings accounts, or 20 lakhs and above with regard to my deposits into the Yes Bank, I am eligible to take the Yes Grandeur services. Okay, so this is what. Okay, और ये हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इनका कुछ होटल्स के साथ भी टाइप है, और ये ग्रैंड है, तो ग्रैंडुअर जो है ये ग्रैंड बात ही कर रहा है। होटल्स लाइक लग्जरी होटल्स, द 5-star होटल्स इन इंडिया लाइक ताज एंड आईटीसी मौर्या ग्रुप, ओके, तो ये उसके अंदर भी आपको बहुत हाई रेट पर उनके जो लॉजिंग और फूडिंग फैसिलिटीज अगर आपने एक्सेस किए हैं, तो आपको बहुत ही हाई रेट पर ये डिस्काउंट, ओके, यानी कि कंसेशन यस ग्रैंडुअर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट यस बैंक हैज डन। व्हाई? बिकॉज प्राइस करके एक कंपनी है जिसने एक रिपोर्ट में अपने बताया है कि अगले दशक में यानी कि नेक्स्ट डिकेड में यस बैंक का जो ओवरऑल कैपिंग है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ सकता है। ओके, बाय 2047 इस रिपोर्ट का मानना है कि मिडिल इनकम हाउस होल्ड है, ओके, ये जो मिडिल क्लास है इसकी पॉपुलेशन बहुत हाई लेवल पर बढ़ेगी, और उसी दौरान यस बैंक जो है अपने आप को भी देख रहा है कि अगले 10-20 ईयर्स के अंदर 2 to 3 टाइम्स अपनी नेट कैपिटलाइजेशन ये इंक्रीज करेगा। Hence, as a result, अपने कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए और एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे इसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी बनी रहे, यस बैंक आगे 10 साल सोच रहा है, और इसीलिए वो ये यस ग्रैंडुअर सर्विसेज लेकर आया है। ओके गाइस, सो ये था यस बैंक को लेकर न्यूज। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ कि एनएसडीएल, जिसको अब प्रोटीन ई गॉव के नाम से जाना जाता है, उसने फिर से कमाल करके दिखाया, और वो क्या है, इसने एचडीएफसी बैंक ने एक्चुअली, ओके, डाइवेस्ट यानी कि बेच दिए अपने 3.20% स्टेक जो कि इनके पास थे प्रोटीन ई गॉव के, जिसका रेट लगभग 150 करोड़ रुपए हो रहा था, जिसका अब निप्पॉन ने 148 करोड़ में खरीद लिया। पूरे जो है नहीं खरीदे हैं, 3.20% जो है एचडीएफसी बैंक के पास था, ओके, जिसको निप्पॉन इंडिया ग्रुप ने 3.16% में खरीदा है अभी, ओके, 3.20 पूरा नहीं, 3.16 खरीदा है, नियर अबाउट 148 करोड़ का, ओके। तो अब ये बैंक्स की आपस में डील है, कंपनीज की आपस में डील है कि भाई हम बेच रहे हैं तुम खरीद लो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे सामने न्यूज आया है प्रोटीन ई गॉव, ठीक है, एचडीएफसी के पास 3.20% यानी कि जिसकी रेट कीमत थी 150 करोड़, ये हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न है ये प्रोटीन ई गॉव क्या है। तो प्रोटीन ई गॉव, जिसको पहले एनएसडीएल के नाम से भी जाना जाता था,
ओके, NSDL EGOV, अब ये प्रोटीन EGOV है। तो ये क्या काम करता है, ये आपका जो पैन कार्ड है, ओके, वो इश्यू करके देता है। जो आपकी पेंशन स्कीम्स हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो है प्रोटीन EGOV। तो सिंपल शब्दों में जब हम बात करेंगे प्रोटीन EGOV की, तो हमें पता चलेगा कि इट प्रोवाइड्स दी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ओके, व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? It is providing some citizen-centric services. What type of citizen-centric services? Okay, like for example, the pension schemes. पेंशन स्कीम के अंदर हमारे पास है अटल पेंशन योजना, ठीक है, जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? वंस अगेन दी प्रोटीन EGOV। ओके, जो हमारा पैन कार्ड इश्यू हो रहा है ये कौन इश्यू करके दे रहा है? ये भी प्रोटीन EGOV। ओके, सो जिसका नाम पहले NSDL EGOV था, अब इसका नाम चेंज करके प्रोटीन EGOV कर दिया गया। क्यों, कैसे, ये सब जाने दो। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस NSDL का नया नाम है, उसको रीब्रांड किया गया है एज प्रोटीन EGOV। ओके, सिंपल शब्दों में न्यू आइडेंटिटी। ओके, क्या ऑफर कर रहा है? ओके, बिजनेस और सिटीजन ऑफ इंडिया को, वो है इनके सर्विसेज। ओके, और इसमें सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है द इश्यूएंस ऑफ द पैन कार्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, the RBI has taken proactive measure to address the prevalent liquidity। लिक्विडिटी समझते हैं ना हम लोग, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इनटू द मार्केट। तो आरबीआई ने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है कि हमें जो प्रेजेंट लिक्विडिटी है उससे बढ़ाना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे अपने ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऑप्शंस में हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे कि आरबीआई के पास एक ऑप्शन है डियर मनी, चीप मनी। उसी तरीके से एक ऑप्शन है VRR, वेरिएबल रेट रेपो। ये सब इसके किस, ये आरबीआई के किस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत आता है? ये आता है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ओके, सो जब सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट में, ओके, लिक्विडिटी जब बढ़ जाती है मार्केट में, तब आरबीआई क्या करती है? तब पैसा वापस खींचती है मार्केट से, जिसको हम कहते हैं डियर मनी। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा कम हो रहा है, लिक्विडिटी कम पड़ रही है, तो ये पैसा फ्यूज करते हैं मार्केट में, इंजेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं चीप मनी। और इसी फ्यूजन या इंजेक्शन ऑफ करेंसी इनटू द मार्केट को हमने एक और प्रिंसिपल के तहत जाने, इसको हम बोलते हैं VRR, दैट इज वेरिएबल रेट रेपो। और जिसको हमने देखा है अभी नियर अबाउट, हमारे पास जो करेंसी अभी सर्कुलेशन में है वो 7.75 ट्रिलियन करेंसी सर्कुलेशन में अभी हो रखी है। ओके एवरीवन, सो ये क्या है? ये है हमारे आरबीआई का एक्शन फॉर द फ्यूजन ऑफ करेंसी इनटू द मार्केट। ठीक, अभी देख रहे हैं यहां पे जो भी VRR का जो ऑक्शन हुआ है वो हमारी उम्मीद से 47% ऊपर था। जो बैंक्स आए हैं उन्होंने बोला है कि हम बिड करने के लिए तैयार हैं। 47% अबव बिडिंग हुई है, जो बता रहा है हमें नियर अबाउट 11.4 ट्रिलियन रुपीज मार्केट में सर्कुलेशन हो सकता है हमारा। ओके, तो अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई ऐसा है, इकोनॉमी कमजोर हो रही है, नीचे जा रही है वगैरह वगैरह, ठीक, तो उसको आप ये न्यूज दिखाएं कि बैंक्स ने जब VRR को लेने के लिए जो बिड डाला है, तो आरबीआई ने अगर सोचा था 47%, तो उनको स्टैगरिंग 94% मिला है, बिकॉज 47% एक्स्ट्रा मिला है अपने एक्सपेक्टेशन से। राइट, सो व्हाट यू कैन सी हियर, witnessed an overwhelming response from the banks with bid worth rupees 11.4 trillion, that is nearly 47% higher than the notified amount. Okay, यानी कि इकोनॉमी, वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं इकोनॉमी नीचे जा रही है, नीचे नहीं जा रही है। हाँ, कहीं प्लस माइनस जरूर है, अप्स एंड डाउन जरूर है, जो हर इकोनॉमी में होते रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे सर्कुलेशन की, तो आज भी इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही है। 2-4 पाकिस्तान तो यहां खरीद लेंगे हम। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर, द रेपो ऑक्शंस, दे आर कंडक्टेड बाय ऑब्वियसली द सेंट्रल बैंक। हमेशा इंडिया के कंटेक्स्ट में इट विल बी द आरबीआई।
और किसके लिए है? ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ ईदर इंजेक्टिंग द मनी into the market or taking the money back from the market just in order to maintain simply one thing, that is liquidity. Okay, now moving on to the next headline for the day, that is RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जो है हमारे मिस्टर शक्तिकांता दास सर, इन्होंने हमें 3 तोहफे दिए हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम को जो है एनहांस करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को जो है और स्ट्रेंथ देने के लिए 3 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। तो आइए इन पोर्टल्स का नाम देख लेते हैं। प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। ये प्रवाह, फिनटेक और डायरेक्ट मोबाइल ऐप क्या है? सो वी हैव गॉट फर्स्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, दैट इज प्रवाह पोर्टल। अगर आपने आरबीआई में कोई भी एक रिक्वेस्ट डाली है, कोई भी एक अगर आपको जो है इश्यू है और आपने आरबीआई से बोला है कि मेरा ये इश्यू सॉल्व कर दीजिए, ओके, और आप जानना चाहते हैं कि कहां तक पहुंचा मेरा रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट रेज भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रवाह। किसने दिया है? आरबीआई। लॉन्च शक्तिकांता दास साहब ने किया है, लेकिन है तो ये आरबीआई का ही ना। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट, बजट कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तो जो है अपना अलग काम कर रही होती है, लेकिन उनके बिहाफ पे हम देखते हैं क्या कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लोकसभा में, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसी तरीके से ये प्रवाह, फिनटेक रिपोजिटरी, ओके, डायरेक्ट रिटेल मोबाइल ऐप, ये सब जो है लॉन्च भले शक्तिकांता दास साहब ने किया, लेकिन किसके बिहाफ पे किया है? आरबीआई के बिहाफ पे। उनका अपना पर्सनल लॉन्च किया हुआ नहीं है। ओके, सो प्रवाह के बाद क्या हमारे पास? दैट इज द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। ये किसके लिए है? प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर्स विद सीमलेस एक्सेस टू द डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? दैट इज इट सिंप्लीफाइज द ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आपने कुछ भी ले रखा है या आप जो है डील करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दी टी बिल्स, डिबेंचर्स, ओके, या मनी बिल्स, अगर आप इनमें से कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। ओके, देन फर्दर उसके बाद दूसरा आता है फिनटेक रिपोजिटरी। जितनी भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उन सभी का डेटा एक जगह पर स्टोर किया जाएगा और उसके लिए एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, और उस डेटा बैंक का नाम क्या होगा? दी फिनटेक रिपोजिटरी। ओके एवरीवन, सो फिनटेक रिपोजिटरी क्या है? जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया था फाई, ओके, फाई एक क्या है? फिनटेक कंपनी है, ठीक, रिंग, स्टैशफिन एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी फिनटेक कंपनीज उन सबका डेटा एक जगह रखा जाएगा और उस डेटा का नाम क्या होगा? उस बैंक का नाम क्या होगा? दी फिनटेक रिपोजिटरी। Now moving on to the last headline for the day, that is once again with regard to a bank that is known as HSBC. HSBC के ऊपर आरबीआई ने 36.38 लाख रुपीस का फाइन लगाया है, और ये फाइन किस लिए आया है? बिकॉज एक रेगुलेशन, इसका नाम है फेमा, ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे 1999 तक फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के भी नाम से जाना जाता था। इसके कुछ वायलेशंस हुए हैं एचएसबीसी बैंक की तरफ से। तो वंस अगेन, जैसे कि जो पहली हेडलाइन थी हमारी, इसमें हम देख रहे थे कि काफी बैंक्स के ऊपर, 5 बैंक्स थे जिसके ऊपर जो है आरबीआई ने फाइन इंपोज किया था, क्योंकि गाइडलाइंस इन्होंने जो है प्रॉपर फॉलो नहीं करी थी। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं एचएसबीसी के ऊपर भी एक फाइन लगा हुआ है, लगभग 36.38 लाख रुपीस का, लगभग नहीं, एक्यूरेटली 36.38 लाख रुपीस का। ओके, क्यों? क्योंकि इन्होंने फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको वॉयलेट किया है। अब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसको मैंने अभी बताया कि इसको 1999 तक फेरा के नाम से जाना जाता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ये करता क्या है? फेमा एक्चुअली जितने भी क्रॉस बॉर्डर हमारे ट्रेड या पेमेंट्स होते हैं, इन सब को रेगुलराइज कौन करता है? फेमा। इंटरनेशनल स्टेजेस पे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलेशन में कौन आएगा? उसमें रेगुलेशन में आएगा हमारा फेमा। अब ये किसके किसके ऊपर लागू होता है तो देख लेते हैं एक बारी। कोई भी एसोसिएट जो कि इंडिया का है, कोई भी एक कंपनी जो कि इंडिया की है और इंडिया से बाहर अपने ब्रांचेस खोली हुई है, बाहर काम कर रही है, तो उसके ऊपर फेमा लागू होगा। ठीक, कोई भी एक एनआरआई जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, लेकिन उसकी एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है जिसमें किसी एक एनआरआई का 60% स्टेक्स है, तो उस पर भी फेमा एप्लीकेबल होगा, और जितने भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल होगा। ठीक,
तो कहां कहां एप्लीकेबल है? जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, किस किस पर एप्लीकेबल है? कोई भी इंडियन कंपनी जो कि बाहर किसी भी विदेशी मुल्क में, विदेशी कंट्री में काम कर रही है, या कोई भी कंपनी जिसके 60% एंड अबव, यानी कि मिनिमम 60% स्टेक्स अगर किसी एनआरआई के हैं, यानी कि किसी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन के हैं, तो उस पर भी फेमा एप्लीकेबल होगा। ठीक है? Okay guys, so this is all with regard to the news, that is the headlines, but now it's time for us to have some assessment, right? So here is the first question on your screen. What does FEMA primarily regulate? किससे रेगुलेट करता है? इंटरनल ट्रेड विथ इंडिया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड पेमेंट्स, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हाल ही में पढ़ा है तो बड़ा फ्रेश है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? यस, द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड पेमेंट्स, राइट? So we got another question for you. Here we go. What percentage ownership by NRIs, okay, in an overseas companies makes it subject to FEMA? So it is once again 60%. तो चलिए, तो बड़ा फ्रेश था, अभी ताजा ताजा पड़ा है, याद ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? That is D, 60% and above. So third question for the day, here we go. The approval from RBI to Quant MF is subject to, कौन से एक्ट के थ्रू इनको जो है अपने इस अप्रूवल, वो जो स्टेक्स ले रखे हैं, जो बढ़ा रहे हैं 9.98% से, उनको जो है फॉलो करना है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट, बी, एडहेरेंस टू प्रोविजंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी, कंप्लायंस विद कंडीशंस एंड प्रोविजंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और डी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज यस, सी, दैट इज कंप्लायंस विद कंडीशंस एंड प्रोविजंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बिकॉज वो आरबीएल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आरबीएल व्हाट? दैट इज अ बैंक। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी एक्ट मैंडेट्स अधेरेंस टू सर्टेन कंडीशंस फॉर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग इन बैंक्स? ओके, कौन सा इसमें से आंसर जो है वो करेक्ट होगा? क्वेश्चन क्या है? विच रेगुलेटरी एक्ट मेंटेन्स अधेरेंस टू सर्टेन कंडीशंस फॉर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग्स इन बैंक्स? सो इज इट सेबी, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फ्रॉम द कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम यू। ओके, वेटिंग फॉर द कमेंट्स स्पेसिफिकली। तो अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अब हमारी ये पहली मुलाकात थी, ठीक है, तो इसमें मुझे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट ये चाहिए कि आप अपना एक जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहीं मेरी स्पीड बहुत स्लो तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको मैंने समझाई और समझ में नहीं आई। सो आई अश्योर यू गाइस कि आप अपना जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है, एंड आई अश्योर यू कि उस पर हम इमीडिएट एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। ओके एवरीवन, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल and hoping to see you all soon. Okay, thank you so much guys for joining me here. Bye bye, take care.